90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्लास 11th में। हाँ जी, 90% स्टूडेंट गलती करते हैं और उसका इंपैक्ट क्लास 12th में भी पड़ता है, क्योंकि क्लास 11th का जो बेस होता है ना, उस बेस पे ध्यान नहीं देते। और जब बेस तुम्हारा मजबूत नहीं होगा ना भाई, तुम्हारा 12th नहीं होने वाला है। तुम चाहे कहीं भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो और कितना ही पैसा दे दो, ये एक रियलिटी है। तो आज तुम्हें सही रोड मैप दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को तुम एंड तक देख लिए तो भाई क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है ना, उसकी सारी तुम्हें सजग और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है। क्लास 11th तुम लोग का फ्यूचर डिसाइड होगा, कहां जाओगे और क्या करोगे। अगर तुम लोग क्लास 11th में आ गए हो और कॉमर्स ले रखा है, तो हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट में सबसे बड़ा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है और है भी ये टफ, ठीक है। ये है भी बाकी सब्जेक्ट से, यानी कि कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उन सारे सब्जेक्टों से तो टफ है ही। तो आइए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th में हो और अकाउंटेंसी तुम्हें टफ लगता है, तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी जर्नी चेंज कर सकती है। यानी कि क्लास 11th की जो जर्नी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, और जो लास्ट तक देखेगा वही टॉपर बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। कि हम जा रहे हैं क्लास 11th के जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू देने, ठीक है। यानी कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए हम लोग का फ्यूचर डिसाइड होगा कि कहां जाओगे और क्या करोगे। तो अगर तुम लोग क्लास 11th में आ गए हो और कॉमर्स ले रखा है, तो हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट में सबसे बड़ा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है और है भी ये टफ, ठीक है। ये है भी बाकी सब्जेक्ट से, यानी कि कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उन सारे सब्जेक्टों से तो टफ है ही। तो आइए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th में हो और अकाउंटेंसी तुम्हें टफ लगता है, तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी जर्नी चेंज कर सकती है। यानी कि क्लास 11th की जो जर्नी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, और जो लास्ट तक देखेगा वही टॉपर बनेगा। तो देरी की 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्लास 11th में। हाँ जी, 90% स्टूडेंट गलती करते हैं और उसका इंपैक्ट क्लास 12th में भी पड़ता है, क्योंकि क्लास 11th का जो बेस होता है ना, उस बेस पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब बेस तुम्हारा मजबूत नहीं होगा ना भाई, तुम्हारा 12th नहीं होने वाला है। तुम चाहे कहीं भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो और कितना ही पैसा दे दो, ये एक रियलिटी है। तो आज तुम्हें सही रोड मैप दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को तुम एंड तक देख लिए तो भाई क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है ना, उसकी सारी तुम्हें सजग और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 11 यानी कि हम जा रहे हैं क्लास 11 के जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू देने, ठीक है। यानी कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो, हमारे क्लास 11th के अकाउंटेंसी में दो पार्ट होते हैं। जी हाँ, क्लास 11th के अकाउंटेंसी में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 होता है। पार्ट बी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 माना जाता है, ठीक। चैप्टर 1 की, हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी कि हमारे जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो जितने भी अकाउंटेंसी के जो मीनिंग हो गए, डेफिनेशन हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग यहीं से होता है। फिर मैं बात करूं आगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, यानी कि चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसमें हम एसेट्स के बारे में जानते हैं, हम लायबिलिटीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि हमें इसमें क्लियर करना ही पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी टर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी आगे चैप्टर्स तुम पढ़ोगे ना, सारे चैप्टर इसी पे बेस होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, जो टॉपर लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, यही चैप्टर 3 से ही होती है भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं आगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या होता है, जितने भी चीजें फाइनेंशियल चीजें होती हैं उस चीज को रिकॉर्ड करना, ठीक है, जर्नल बनाना। और ये समझ लो हमारी अकाउंटेंसी का बैकबोन होता है। अगर तुम ये नहीं समझे ना, तो भाई साहब तुम्हें अकाउंटिंग समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्लास 11 के लिए ही नहीं, तुम्हें 12th में ऑन एंड आगे जो तुम सीए करोगे या बीकॉम करोगे, जो भी कोर्सेज तुम करोगे ना अकाउंटिंग से रिलेटेड, हर एक जगह इसको यूज होगा, ठीक है।
तो भाई तुम्हें इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस यानी सेकंड लेजर हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, क्लियरिटी नहीं, क्लियरिटी यहीं से आती है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 से जितने भी रिकॉर्डिंग होते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, जहां हम लेजर बनाना सीखते हैं। लेजर क्या होता है, कैसे बनता है, कौन से अमाउंट पुट करते हैं, मतलब सारी चीजें यहीं से तुम्हारा स्टार्ट होता है, ठीक है। और जितनी भी क्लियरिटी होती है, ठीक है, यहीं से आती है। तो यही चीज है। फिर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा होता है, ये ट्रायल बैलेंस होता है। हाँ जी, यानी कि तुमने लेजर बना लिया, सॉरी तुमने जर्नल एंट्री कर ली, तुमने लेजर बना लिया, और लेजर बना लिए तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये हो गया कि भाई साहब, अगर हम कुछ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो करेंगे ना, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसान ही तो मिस्टेक करता है। तो जब मिस्टेक वगैरह हो गए, हम उसको कैसे सही करते हैं, ठीक है। यानी कि सारी चीजें तुम पढ़ोगे, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना सीखोगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये भी हमारे पूरे अकाउंटिंग के जर्नी में, क्लास 11 के जर्नी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, डेप्रिसिएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्जाम में, और खासकर तुम लोग के एनुअल एग्जाम में, भाई साहब ये चैप्टर जरूर आएगा। यानी कि एग्जाम फेवरेट चैप्टर है ये, 100% आएगा। तो भैया डेप्रिसिएशन होता क्या है, कुछ एग्जांपल देके बताइए ना। देखो, फॉर एग्जांपल तुम हो, जो भी तुम्हारा नाम है, मिस्टर राम है, मान लो तुम एक राम हो। तुमने एक मशीन खरीदा, ठीक है। 1 अप्रैल को तुमने एक मशीन खरीदा। अब जब मशीन खरीदे तो तुम उसको यूज में लाओगे, और जब मशीन को यूज में लाओगे तो उसका क्या होगा, दिन पे दिन उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। आज तुमने मशीन खरीदा, मान लो 1 अप्रैल को खरीदे, और वो मशीन की प्राइस थी ना, वो 10 लाख रुपए थी। अब जब तुम्हारी जो मशीन 10 लाख रुपए की थी, और जब तुम उसको मार्केट में 2 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर बेचोगे ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हमारी वैल्यू, हमारी जो एसिड्स है, एसिड की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। नो डाउट मैं ये पूरे ये सारे चैप्टर्स में कराने वाला हूँ, ठीक है। बस तुम बेल आइकन को दबा दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, बाकी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। हाँ भाई, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, प्रैक्टिस से इजी हो जाता है, बिल्कुल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है, और ये भी तुम्हारे एग्जाम में ठीक ठाक नंबर के पूछे जाते हैं, ओके। फिर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यानी कि जितना भी तुम चैप्टर्स पढ़े अब तक, ठीक है, उन सबका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है। यानी कि हमारी कंपनी होती है, या जो भी फर्म्स होती हैं, जो भी अकाउंटिंग चीजें हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है। और जो हमारा फाइनल आउटपुट निकल जाएगा, तब हम जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाते हैं उनको, यानी कि अपने फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में, हमारे फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कोई क्रेडिटर्स है तो वो हमें उधार देगा, क्रेडिट देगा, मतलब बहुत सारी चीज होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारा चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि मार्क्स तुम्हारा डिसाइडिंग करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हालत खराब हो जाती है लोगों को इस चैप्टर में, ठीक है। तो तुम्हें सीरियस, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारे 8-9 चैप्टर्स रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा चैप्टर नहीं है, टर्म डिसाइड है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बता रखे हैं, लेकिन जितना मैंने बताया ना, वही सारी चीजें तुम्हें मोस्टली पढ़ने हैं क्लास 11 के अंदर, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी, देखो भाई, पढ़ना कैसे है ये मैं बता दूं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना 11th के अंदर, अकाउंटेंसी को रटने लगते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को रटना नहीं है। अगर तुम रट रहे हो ना, तो भाई साहब तुम्हारी जो मिस्टेक होगी वो अलग लेवल पे होगी। जी हाँ, अकाउंटेंसी को रटना नहीं है, समझने का गेम है। अगर तुम समझ लिए ना, तो तुम्हारे क्लास 11th और क्लास 12th लिख के देता हूं 90% आएगा। अगर तुम अंडरस्टैंडिंग को अपने बढ़ा के और समझ लिए तो, और जिस दिन तुम रटने की कोशिश किए, तुम्हारी खत्म हो जाएगी अकाउंटेंसी, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आज तुम समझ लेगा तो कल टॉपर तो बनेगा। तो भाई, रटना नहीं, समझने का गेम होता है अकाउंटेंसी। क्या क्या अवॉइड करना है तुम्हें, यानी कि अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है, नेक्स्ट टॉपर तुम्हें बनना है, तो भाई साहब कुछ मिस्टेक को अवॉइड करना है, जैसे कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। तो तुम बाबू सोना करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील देखते हो,
ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें हटानी पड़ेंगी। फिर प्रैक्टिस, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बस, कॉपी पेट पैक करके रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, प्रैक्टिस तुम्हें करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे बच्चे प्रैक्टिस स्किप कर देते हैं, रिवीजन स्किप कर देते हैं, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। इन सारी चीजों से तुम्हें बचना है भाई। ये सब फेल कराते हैं, समझ लो, अगर ये सब करते हो तो तुम फेल होने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल पुश, टाइम से बात है, कंसिस्टेंसी रखो। अगर तुम आज 2 घंटे पढ़े, कल भी 2 घंटा, परसों भी 2 घंटा, उसके बाद भी 2 घंटा तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज भाई नहीं होने वाला है तुमसे। ये एक रियलिटी है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, डेली 2 से 3 आवर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम आज 6 घंटा पढ़ लिए, कल एक भी नहीं पढ़े, या कल 1 घंटा पढ़े, परसों नहीं पढ़े, उसके बाद 4 दिन के बाद पढ़े, नहीं होगा भाई, तुम पढ़ाई छोड़ दो ना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपर तुम हो सकते हो, इन सारी चीजों को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपर बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाओ और ज्वाइन करो। और जाहिर सी बात है, अगर तुम उसे फेस टू फेस पढ़ना है तो भाई लिंक में डाल दिया हूं, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाके ज्वाइन करो, मैसेज करो मुझे, बाकी मैं सारी चीजें आगे मैं प्रोसीड करूंगा तुम्हें। ठीक है, तो चलो यहीं तक हम रखते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी सजेशन, कुछ भी अगर क्वायरी वगैरह है, कमेंट करो जाके। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा तुम्हें।